बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 10th क्लास मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड। बेटा, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले हमने यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, जिनका सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेटा इनको सीखे बिना आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से समझाऊंगा और बिल्कुल बेसिक लेवल पे चीज़ें बताऊंगा, ताकि अगर आपके पास इससे पहले इससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी आप इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है मेरे बेटा, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बेटा, हमारे चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है क्या। ठीक है, पहले देखिए इंफॉर्मेशन क्या होती है। बेटा, फर्ज कर लें कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है। लेट्स सपोज उन्होंने कोई टेस्ट दिया, उनके टेस्ट में मार्क्स हैं, तो वो सब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे किसी ने टेस्ट में 5 मार्क्स लिए, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 9, किसी ने 12। ठीक है, तो ये मेरे बेटे आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है बेटा, अच्छा फिर हैंडलिंग का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग का मतलब ये बेटा कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना उस ग्रुप ऑफ पीपल की, आप उसको अरेंज करते हो और उसे एनालाइज करते हो, उससे नताइज अखज़ करते हो, कुछ रिजल्ट्स निकालते हो। अब आप पूछेंगे सर कौन से रिजल्ट्स निकालते हैं, तो मैं बताता हूँ। देखो, फर्स्ट कर लो, ये ना आपके जो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है ना, उनके टेस्ट में मार्क्स है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन्हें सबको अरेंज करोगे और फिर आपको पता चलेगा कि फलां बच्चा है, उसके मार्क्स सबसे ज्यादा है क्लास में। ठीक है, तो आपने एनालाइज कर लिया, उसके लिए आप डाटा के ग्रुप्स भी बनाते हैं, आप उनके चार्ट्स बनाते हैं, उनको टेबल में शो करते हैं। तो इस तरह से बेटा जो आप इंफॉर्मेशन को बेहतर अंदाज में पढ़ने के लिए, उससे नताइज अखज़ करने के लिए जो ग्राफ बनाते हैं, जो टेबल में उसको लिखते हैं, जो कंपेरिजन करते हैं कि फलां फलां से ज्यादा है, फलां फलां से कम है, फलां टॉपर है, फलां सबसे कम रहा, तो ये सब चीजें बेटा कहलाती हैं इंफॉर्मेशन की हैंडलिंग। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा डाटा। ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है ना, इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन दरअसल आपके पास एक, इसको हम डाटा ही कहते हैं। ठीक है, इसका नाम डाटा ही है। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये डाटा है आपके पास। एज ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी आपके पास डाटा है। ये कुछ और चीज हो सकती है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स भी हो सकती है, बट इसी को हम डाटा कहते हैं। अब डाटा होता है दो तरह का, एक को बोलते हैं ग्रुप डाटा, एक को बोलते हैं अनग्रुप डाटा। अब अगर देखें यहाँ पर मैंने दोनों की एग्जांपल आपके सामने शो किया। देखिए, अब ये ना फर्स्ट कर लें कि बच्चों ने जो क्लास में मार्क्स लिए ना टेस्ट में, ये वो मार्क्स है, किसी का 1 है, किसी का 3 है, किसी के 5 है, किसी, अगर कोई आपको यूं बताए ना कि फलां बच्चे का 1 है, 1 के 3 है, 1 के 5 है, 1 के 12 है, 1 के 16 है, करते करते 1 के 26 है, 1 के 29 है, कोई आपको यूं डाटा बताए, तो वो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे ना, ये जो डाटा बता रहे बेटा, वो अनग्रुप डाटा है। ठीक है, और ग्रुप डाटा फिर क्या होता है? अगर आपको कोई ऐसे बताए ना कि देखो भाई, हमारे पास ना 0 से लेकर 10 तक जिन बच्चों के मार्क्स आए ना, वो 3 बच्चे हैं। जिनके मार्क्स ने 11 से लेकर 20 तक आए ना, वो 5 बच्चे हैं। जिनके मार्क्स 21 से लेकर 30 तक आए ना, वो 7 बच्चे हैं। अगर कोई आपको यूं इन्फॉर्मेशन दे, तो इसको बेटा आप बोलेंगे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, ये वाला जो डाटा है, ये ग्रुप डाटा है, क्योंकि इसमें ना ग्रुप्स बना दी गई। 0 से 10 का एक ग्रुप है, 11 से 20 का एक ग्रुप है, 21 से 30 का एक ग्रुप है। इसको बेटा हम ग्रुप डाटा कहते हैं। तो ये वही डाटा है जिसको हमने ग्रुप की शक्ल में लिखा। इसको अनग्रुप डाटा कहते हैं, इसको बेटा हम ग्रुप डाटा कहते हैं। अब ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो ना, अब हमने एक ग्रुप बनाया ना उन बच्चों का जिनके मार्क्स 0 से लेकर 10 के दरमियान है ना, 0 से 10 तक, तो उनका हमने एक ग्रुप बना लिया। अब इस ग्रुप में कितने बच्चे आते हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के दरमियान है, तो वो 3 बच्चे, तो 3 उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होगी। अब कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 11 से लेकर 20 तक हैं, दूसरे ग्रुप में आते हैं, तो वो 5 बच्चे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रुप की 5 होगी। कितने बच्चे जिनके मार्क्स 21 से 30 तक हैं, तो वो 7 बच्चे हैं, तो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 7 होगी। तो फ्रीक्वेंसी दरअसल ग्रुप के अंदर ना तादाद को कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा इसके अलावा हमने कुछ यहाँ पर ना टर्म्स इस्तेमाल करनी है इस चैप्टर के अंदर, तो वो आपको ना पहले से मैं बता देता। सारी बहुत आसान है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपने तवज्जो से सीखना है। क्लास इंटरवल क्या होता है बेटा? देखो, ये जो ग्रुप है ना आपका, मैंने बताया 0 से लेकर 10 तक, इसको सिंपली हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें फिर एक होती है लोअर क्लास लिमिट, एक होती है अपर क्लास लिमिट। देखो, आपका ग्रुप शुरू होता है ना 11 से लेकर 21 तक, तो 11 से शुरू हुआ और 21 तक है, ये आपका ग्रुप है। तो आपका ग्रुप जिस नंबर से शुरू होता है ना, उसको लोअर लिमिट कहते हैं, और जिस नंबर पर खत्म होता है ना, उसको अपर लिमिट कहते हैं। तो 11 से 20 ये आपकी वो क्लास है, ये आपका वो ग्रुप है। ठीक है, तो ये उसकी नीचे वाली लिमिट है, ये उसकी ऊपर वाली लिमिट है। इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं। कितना आसान हो गया है ना। उसके बाद फिर आता है फ्रीक्वेंसी। वो तो मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रुप आपने बनाया ना, इस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर बनते हैं, यानी कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 21 से 30 के दरमियान है, वो 7 बच्चे हैं, तो इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 7 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम आ जाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत आसान, बहुत आसान। देखो, ये सारे ग्रुप्स है ना, इन ग्रुप्स के अंदर कितने कितने बच्चे आते हैं? इस ग्रुप में 3 बच्चे आते हैं, इस ग्रुप में 5 बच्चे आते हैं, इस ग्रुप में 7 बच्चे आते हैं। तो ये इसी को तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। तो हमने टोटल जो तादाद थी ना, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दी, इसको फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो भी मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है एग्जाम्पल के साथ। और उसके साथ साथ फिर क्लास बाउंड्री क्या होती है ना, वो क्लास बाउंड्री भी बताता हूँ, और हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि एक तो क्लास लिमिट है ना,
या क्लास इंटरवल होता है और एक क्लास बाउंड्री भी होती है ना, वो दोनों में फर्क भी आपको बताता हूँ आपको, ठीक है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो ये वही आपके पास ग्रुप डाटा ना 0 से 10 और 11 से 20 और 21 से 30, इसमें 3 थे, इसमें 5 बचे थे, इसमें 7 बचे थे, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहते हैं मेरी बेटे रनिंग टोटल। जैसे आपको कोई नंबर कहे ना कि मैं आपको नंबर बताता जाता हूँ और आप ऐड करते रहो, अच्छा बोलेगा 3 तो बोलेगा सही है 3 हो गया, उसके बाद 2 और ऐड करो बोलेंगे 5 हो गया, फिर बोला 2 और ऐड करो बोलोगे 7 हो गया, फिर 1 और ऐड करो तो 8 हो गया, फिर 1 और ऐड करो तो 9 हो गया, फिर 3 और ऐड करो तो 12 हो गया। इसको बोलते हैं रनिंग टोटल। ऐसे ही ना बेटा जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे ये पहला ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, उसको तो आप इसी तरह लिखोगे 3, उसके बाद नीचे आओगे तो इसमें पहले वाली जो सम है वो इसमें ऐड हो जाएगा 3 + 5 8, फिर जो पिछला टोटल था उसमें नई फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो 8 और 7 15। इस तरह से याद रखना कि पिछला जो सम चलता हुआ आ रहा होता है ना उसमें नई फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, अगली फ्रीक्वेंसी फिर ऐड कर ली, पिछले वाले में ऐड करते रहो, पिछले वाले में ऐड करते जाओ, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस इसको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मेरी बात समझियो ना, पहले फ्रीक्वेंसी 3 थी, ठीक है, अगली 5 है तो ये 3 इसमें ऐड हो जाएगा 8 हो गई, अच्छा अब टोटल 8 हो गई है, अगली है 7, फिर वो उस टोटल में 7 भी ऐड करोगे तो 15, अगर उससे बाद नेक्स्ट भी होती है तो वो भी ऐड हो जाती, समझो। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी रनिंग टोटल होता है बेटा, कुछ भी नहीं है, बहुत मजे की चीज है ये, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आ जाती है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। क्लास लिमिट भी कह सकते हैं, जिसको सिंपली क्लास भी कहते हैं, क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास लिमिट भी कहते हैं, और क्लास बाउंड्री, इन दोनों में फर्क समझो बेटा। देखो हमारे पास 3 क्लास है, 0 से 10 तक, 11 से 20 तक और 21 से 30 तक। जब हमने ग्राफ बनाना होता है ना बेटा, तो ग्राफ के ऊपर ना हम इस तरह से नंबर लेते हैं, यानी एक तरह से कह लें आप लिमिट्स लेते हैं, तो ये 0 से लेकर 10 तक है, फिर अगला 11 से 20 तक है, लेकिन यहाँ एक गैप है, 0 से लेकर 10 तक एक आपकी क्लास खत्म हुई है, अगली क्लास 10 से नहीं शुरू होती, वो तो 11 से शुरू होती है, तो 10 और 11 के बीच का गैप वो कहाँ गया, है ना। तो फिर उसके लिए तो हमें मसला बनेगा ना ग्राफ प्लॉट करते हुए, तो इसलिए हम जब ग्राफ प्लॉट करना होता है ना बेटा, तो क्लास लिमिट की बजाय क्लास बाउंड्रीज लेते हैं। अब आप पूछोगे सर क्लास बाउंड्री में इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है कि जो क्लास बाउंड्रीज होती है ना, यहाँ पे एक बाउंड्री खत्म हुई है ना, दूसरी वहां से शुरू होती है। देखो ये 0 -0.5 से 10.5 है ना, 10.5 पे खत्म हो रही है, तो ये 10.5 से शुरू हो रही है, ये 20 से 5 पे खत्म हो रही है, तो अगली 20 से 5 से ही शुरू हो रही है ना। इसी तरह ये इसको देखें तो 0 से 10 पे खत्म हुआ, मगर अगली 10 से नहीं शुरू हुई, अगली 11 से शुरू हुई है, ये 20 पे खत्म हुई, मगर अगली 20 से शुरू नहीं हुई, 21 से शुरू हुई है। तो ये लिमिट में और बाउंड्री में फर्क होता है बेटा, समझ गए। तो ये हमने जो है वो क्लास बाउंड्रीज बनानी होती है, तब हम जो है वो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ओके मेरे बच्चे, तो ये आपको तरीका बताता हूँ अब मैं आपको कि किस तरह से आप क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बना सकते हैं। बड़ा आसान है, जो ये वाला पार्ट है ना आपको बस ये देखिए, इसको बोलते हैं जी आप क्या कहते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट। अब इसकी जो ये जो पहला ग्रुप है, इसकी जो ये वाली है हमारे पास अपर क्लास लिमिट, और दूसरे ग्रुप की जो है वो लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों का फर्क निकालें। 10 - 11 करके ना उसको 2 पे डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पे रफ फर्क में करता हूँ, 10 माइनस या 11 - 10 कर लें, 11 - 10 ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर लें, तो ये कितना बन जाएगा 1/2, जो कि बन जाता है 0.5, ठीक है 0.5 बनेगा। तो आपने करना ये है कि इसमें से 0.5 माइनस कर देना लोअर क्लास लिमिट में से, और अपर क्लास लिमिट में 0.5 को जमा कर देना। तो 0 में से 0.5 माइनस किया तो -0.5, और इसमें जमा करेंगे तो 10.5, इसमें से माइनस करेंगे तो 10.5, इसमें जमा करेंगे तो 20.5, इसमें माइनस करेंगे तो 20.5, इसमें जमा करेंगे तो 30.5। नेक्स्ट जो है जी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है मैं आपको पहले ये बताता हूँ। पॉलीगॉन कहते हैं किसे बेटा, पॉलीगॉन जो है ना वो एक ऐसी शेप का नाम है जिसमें बहुत सारी आप कह लीजिए कॉर्नर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझने के लिए कहता हूँ जी ऐसी 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 इस तरह की जो शेप्स होती है ना, इसको हम कहते हैं मल्टीपल कॉर्नर वाली जो शेप है ना पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। आपकी जो ट्राइंगल है वो भी एक सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है, ठीक है। ओके जी, अच्छा अब जरा समझे कि ये पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है ना, इसको जरा बेटा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बहुत सारे आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और अभी आगे एक्सरसाइज में भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा वहां पर बेसिकली आपको जो है ना वो इसके ग्राफ दिए जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा बस मैं दोनों का आइडिया दे देता हूँ ताकि आपकी नॉलेज में होनी चाहिए चीजें। तो मेरे बच्चों आपने क्या करना है ना, एक ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है किसके दरमियान, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो ग्राफ होता है ना उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। और अगर पॉलीगॉन की बात करें तो उस ग्राफ को ना आप इस तरह क्लोज शेप के अंदर लेके आते हो, मल्टीपल कॉर्नर्स होते हैं इसके, क्लोज शेप में लेके आते हो। अगर क्लोज शेप में लेके आ गए तो इसको फिर पॉलीगॉन बोल देंगे बस, ठीक है। पॉलीगॉन के साथ दूसरा टर्म है जी ओजाइव। तो ओजाइव, इसको ओगिव नहीं पढ़ना, ओजाइव पढ़ना, ठीक है। तो ये जो ओजाइव है ना बेटा, ये भी दरअसल पॉलीगॉन ही होती है, लेकिन ये कर्व शेप में होती है। अभी आगे चल के मैं बताऊंगा। ये नीचे देखें, ये नीचे मैंने बनाई हुई है, ये देखें, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ये क्लास बाउंड्री, नीचे क्लास बाउंड्री आ गई है, ऊपर फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो क्लास बाउंड्री फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरह की क्लोज शेप है मुख्तलिफ कॉर्नर वाली, तो इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं।
ओजाइव जो होता है ना, ओजाइव भी यही चीज है, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान में ग्राफ होता है, लेकिन इसमें सिर्फ माइनर सा फर्क इतना होता है कि इसमें हम स्ट्रेट लाइंस बना के इस पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करते हैं ना, इसमें कर्व लाइन होती है, यानी इस तरह से तिरछी या क्या कहते हैं बेंड होने वाली लाइंस के जरिए ना, हम इस तरह से कर्व लाइन के जरिए हम अपना जो ग्राफ बनाते हैं, इसको हम ओजाइव कहते हैं, इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा इन दोनों का बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस था। अच्छा, अब ना पॉइंट सीख लें कि कौन से मेन पॉइंट है जिनको सामने रखते हुए ना आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है वो बनाना है या पॉलीगॉन बनाना है। वैसे आपको ग्राफ के क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 बेटा इसमें क्या है जो फॉलो करना है आपने, एक तो बेटा आपने जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है वो बना लेना। ये देखिए जैसे हमने ऊपर बना के रखा हुआ है ना, ये यहाँ देखिए, ये आपके पास ग्रुप है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और क्या करना है इसके अंदर, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ओके, तो आपने फ्रीक्वेंसी का टेबल बना देना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। उसके बाद बेटा फिर आपने ना एक्स एक्सिस के ऊपर बाउंड्रीज जो है ना वो मार्क कर देनी है। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज भी ले सकते हैं आप, और जो लोअर क्लास बाउंड्रीज है वो भी ले सकते हैं। अगर आप अपर क्लास बाउंड्रीज लेंगे ना बेटा तो उसको बोलते हैं जी लेस देन वाला। ठीक है, अब क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो क्लास में ना दो आपके पास पॉइंट है, ये अपर क्लास बाउंड्री है और ये लोअर क्लास बाउंड्री है। अपर क्लास बाउंड्री का मतलब ये कि भाई यहाँ एक ग्रुप जो है ना वो 10.5 से लेकर 20.5 तक है, इससे आगे नहीं है। तो अगर आप अपर क्लास बाउंड्री से ग्राफ बना रहे हैं, इसका मतलब है कि 20.5 से पीछे रहने से आगे नहीं जाना। ठीक है, तो इससे पीछे का मतलब होता है लेस देन। इसलिए कहा जाता है कि जब आप अपर क्लास बाउंड्री से ग्राफ बना रहे हैं तो फिर उसको लेस देन कहा जाता है, यानी इस वाली वैल्यू से पीछे रहना है आपने। और अगर आप लोअर क्लास बाउंड्रीज को लेते हुए ग्राफ बना लेते हैं, अगर आप बना लेते हैं तो उसको फिर हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या रहता है, मोर देन वाला ग्राफ रहता है। मोर देन का मतलब है कि अब आपकी जो भी वैल्यूज आएंगी ना बेटा वो सारी की सारी वैल्यूज ना इससे आगे रहेंगी, इससे पीछे नहीं रहेंगी। समझ गए? अच्छा, तो आपने दो काम किए, क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लिया, उसके बाद बेटा आपने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है जी, इन दोनों की हेल्प से उसके ऊपर पॉइंट मार्क करने हैं, उन पॉइंट को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके फिर आपने ग्राफ बना देना है। अब देखो मैं नीचे आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखो ये जो है ना मेरे पास ग्राफ है ये वाला। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं इसको पॉलीगॉन को। अब इसमें देखो ये एक्स एक्सिस आगे इसको मैंने सी भी लिखा यानी क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, और यहाँ देखो जी वाई एक्सिस के ऊपर मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया है। ठीक है, अगर मैं उसी ग्रुप की बात करूं जो मैं ऊपर आपको दिखा के लाया बेटा यहाँ पर, तो देखिए ये मेरे पास 3 ग्रुप हैं। ठीक है, तो इनसे मैंने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। ये देखिए 10.5 और 20.5 और 30.5। अब मैंने इसको ना स्टार्ट पहली जो है ना, जब भी बेशक आप इसको अपर क्लास बाउंड्री से आप एक्स एक्सिस पे लें, लेकिन पहली जो वैल्यू है वो आपने लोअर क्लास बाउंड्री से ही स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो देखिए मैंने इसको जो है वो 0 से थोड़ा सा आगे से शुरू किया, मतलब ऑलमोस्ट ये 0.5 ही है। ठीक है, आप 0 समझ लें इसको। उसके बाद फिर 10.5 पहली वैल्यू, फिर 20.5, फिर 30.5, फिर 40.5, आगे एक और पॉइंट ले लिया। यानी उन तीनों वैल्यू से एक पॉइंट पहले और एक पॉइंट आखिर में आपने इजाफी लेना है। अगर आप पॉलीगॉन बना रहे हो, अगर पॉलीगॉन नहीं कहता वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कहता है तो फिर जरूरत नहीं है, आखिरी वाला पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहला फिर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह ओजाइव में भी यही काम होगा। उसमें फिर ये होगा कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन से जोड़ने की बजाय ना हमने इसको ऐसे कर्व लाइन से जोड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें आगे से पॉइंट यूं नहीं मिलाते बल्कि उसको बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर नीचे ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे बच्चे आपके पास आ जाता है जी ओजाइव। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे वो है जी आपके पास मीडियन का। मीडियन बड़ा आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझिएगा बेटा। मीडियन में ये होता है ना बेटा कि जो भी आपके पास डाटा है ना, ठीक है, और उस डाटा को ना आप तरतीब से लिखते हो, जैसे 3, 7, 2, 9, 5 है। मैंने सबसे पहले इसकी तरतीब लगाई, छोटे से बड़े की तरफ लिखा। तरतीब लिखाने के बाद फिर मैंने बराबर दोनों तरफ से छोड़ दें, इधर से भी और इधर से मैंने बराबर छोड़ देने। और अगर ये इनकी तादाद ऑड नंबर भी होगी ना तो बीच में एक नंबर बच जाएगा, वो एक नंबर बेटा हमारा मीडियन होता है। और अगर ऐसा हो जाए कि इनकी तादाद जो है वो इवन में आ जाए, जैसे यहाँ पे देखें 2, 4, 6, 8, ये 4 है, 4 टोटल तादाद इनकी, तो इवन नंबर में, तो फिर भी आप दोनों तरफ से बराबर छोड़ें। अगर बीच में एक नहीं बचता तो 2 छोड़ दें। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों के जमा करके 2 पे डिवाइड कर लो। 4 और 6 जमा किया ना, 10 बन गया, 2 पे डिवाइड किया तो 5, तो इसका जो मीडियन है बेटा वापस 5 आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर एक नया जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए है बेटा वो है क्वार्टाइल का। मेरे बेटे ये जो क्वार्टाइल होता है ना, क्वार्टाइल क्वार्ट से निकला है, मतलब समझो 4। ठीक है, क्वार्टर कहते हैं ना, क्वार्टर 4, 1/4 को। ठीक है, तो क्वार्टाइल उसी से समझो, क्वार्टाइल यानी कि एक जो भी आपके पास ग्रुप कह लें या डाटा है ना आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ना 4 बराबर उसमें बांट देना। ठीक है, तो जैसे 1 से लेकर 100 तक नंबर है आपके पास, तो आपने उसको पहले 1 से 25 तक, फिर 25 से 50 तक, फिर 50 से 75 तक, फिर 75 से 100 तक आपने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो वैल्यूज होती हैं जो कि इस पूरे डाटा को ना 4 बराबर ग्रुप में डिवाइड कर लेती है ना, उन वैल्यूज को क्वार्टाइल कहा जाता है। ठीक है, तो 4 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए ये 3 वैल्यूज होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक आपको चीज बताऊं, देखो यहाँ पर ना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा डाटा लिखा हुआ है सारा। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक ये मिड है, उसके बाद ये यहाँ पे और ये यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 हिस्से हो गए। इस पूरे डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए बीच में 3 जगह से काटना पड़ेगा, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पर जो नंबर होता है उसको Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको सेकंड क्वार्टाइल, इसको हम थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं, इसको मीडियन भी कहते हैं।
ठीक है, ये मीडियन भी होता है, इसको सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं। तो ये फर्ज कर लो भाई ये 1 से लेकर 2, 3 से लेकर ये कहाँ तक है 100 तक नंबर लिखे हुए, तो यहाँ पर जो है वो 25 वाला नंबर आएगा, यहाँ पर जो है वो 50 वाला नंबर आएगा, और यहाँ पर जो है वो 75 वाला नंबर आएगा। तो ये जो नंबर है ना, ये 25 समझो भाई आपके पास जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल है। ये जो 50 है ना इसके अंदर, ये 50 बेटा समझो आपका सेकंड क्वार्टाइल है। ये जो 75 है ना, ये 75 आपका सेकंड क्वार्टाइल है। ये जो है ना वो आप कह लें कि पहला जो है वो इसका चौथा हिस्सा है, ये दूसरा, तीसरा। अब देखें इसको 4 हिस्सों में बांटने के लिए 3 जगह से काटना पड़ेगा, है ना, इसलिए ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये सेकंड क्वार्टाइल, ये थर्ड क्वार्टाइल, ये टोटल 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, बड़ा आसान है। देखो क्वार्टर मतलब मैंने बताया कि 1/4 है ना, तो आपके पास जो वैल्यू है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो टोटल तादाद है ना बेटा, वो टोटल तादाद आपके पास लेट सपोज n, ठीक है, उसको आप 4 से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो ये बड़ी क्वार्टाइल बनता है, ठीक है, चौथा हिस्सा बनता है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं इसको, Q1, समझ गए। अच्छा, जब हमने Q2 यानी सेकंड क्वार्टाइल में बनाना है तो वो इसका 2 गुना होता है, तो साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जब हम सेकंड क्वार्टाइल में जाना चाहते हैं, अगर थर्ड क्वार्टाइल मालूम करना है तो साथ 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो ये सिंपली बेटा क्या होता है, 1n/4, 2n/4 और 3n/4, इसको फर्स्ट क्वार्टाइल कहते हैं, इसको बेटा हम सेकंड क्वार्टाइल कहते हैं, इसको बेटा हम थर्ड क्वार्टाइल कहते हैं। बात खत्म होगी, ठीक है। तो क्वार्टाइल सिंपली बेटा आपके पास 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी डाटा को ना 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, उनको क्वार्टाइल कहा जाता है। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये IQR, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो थर्ड क्वार्टाइल है और जो फर्स्ट क्वार्टाइल है ना, इन दोनों के फर्क को इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाता है। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, इसका काम क्या होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का, क्या कि इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको ये बताती है कि जो भी डाटा आपके पास गिवन है, क्या उसमें सारी वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब हैं या बहुत ज्यादा गैप भी है एक दूसरे से, ये बताता है आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, तो मेरे बच्चों नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है जी, वो आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटाइल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेसाइल। ठीक है, डेसाइल और परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्या, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। अब ये जो आ जाता है नहीं, सबसे पहले हम बात करें डेसाइल की। तो जिस तरह आपने क्वार्टाइल समझा ना, इसी तरह डेसाइल, डेसी मीन 10। तो अगर सारे ग्रुप को ना, जितना भी आपके पास ग्रुप में डाटा दिया गया है, ये ग्रुप में वैसे नहीं कहना चाहिए, जो भी आपके पास नंबर दिए गए हैं बच्चों की क्लास में, लेट्स सपोज 100 बच्चा है, तो उस 100 बच्चे के नंबरों को ना आपने 10 ग्रुप में बराबर हिस्सों में बांट देना है। तो ये जो डेसाइल होते हैं ना, ये वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी ग्रुप के जो वैल्यूज है ना उसको 10 बराबर उसमें बांट देते हैं। ठीक है, जिस तरह वो क्वार्टाइल 4 हिस्सों में बांटता था ना, ये 10 हिस्सों में बांटता है। तो क्वार्टाइल कितने होते हैं, 3 होते हैं टोटल, जिससे 4 बनते हैं ना ग्रुप्स के, तो उसको 3 जगह से काटना पड़ेगा, तब जाके वो फिर 4 इससे बनेंगे उसके। इसी तरह से अगर एक जो आपके पास ग्रुप है जिसमें कुछ बच्चों के नंबर वगैरह या टेस्ट के मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, उसको आपने 10 बराबर उसमें बांटना है ना, तो उसको 9 मुख्तलिफ पॉइंट से अलग अलग करना पड़ेगा, इसलिए 9 आपके पास डिसाइल होते हैं। तो D1, D2, D3 से लेकर D9 तक ये आपके डिसाइल होते हैं। ठीक है, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं बेटा। डिसाइल में क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जो डिसाइल होता है ना, फर्स्ट डिसाइल, वो आपको जो टोटल तादाद होती है ना, उसको आप 10 पे डिवाइड करते हो, तो आपके पास फर्स्ट डिसाइल आ जाता है। आप सेकंड डिसाइल निकालना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी कि D2 निकालना है ना, तो 2 टाइम n बाय 10। ठीक है, और अगर आपने मेरे बेटे थर्ड डिसाइल निकालना है ना, उसके लिए क्या होगा, 3 टाइम n बाय 10। और अगर आपने मेरे बेटे D4 निकालना है तो क्या होगा, 4 टाइम n बाय 10। ये बेटा सिंपल सा काम होता है हमारे पास। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिसाइल होता है ना, इसमें शुरू वाले, यानी पहले आप डाटा को तरतीब देंगे, तरतीब देने के बाद जो फर्स्ट डिसाइल है इसमें शुरू वाले 10% जो डाटा है वो आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, 10% डाटा, और उससे यानी जो भी आपके पास डिसाइल की वैल्यू आई है ना, उस वैल्यू के बराबर उस वैल्यू से छोटी छोटी वैल्यू सारी आ जाती है, और ये तकरीबन टोटल डाटा का 10वां हिस्सा होता है, 10%। सेकंड डिसाइल क्या होता है, 20% ऑफ द डाटा। इसी तरह थर्ड डिसाइल में 30% डाटा। अच्छा, उसके बाद फिर जो आखिरी है इसमें डिसाइल होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं जी D9, इसमें 90% डाटा होता है। ठीक है, और ये भी आपको एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उस नंबर के बराबर उस नंबर से छोटी तमाम वैल्यूज जो है वो इस ग्रुप के अंदर आ जाती हैं। सही है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बेटा फिर आपके पास नेक्स्ट बचा था जी परसेंटाइल। अब परसेंटाइल में क्या होता है, परसेंटाइल में मेरे बच्चों ये होता है कि आपके पास जो भी ये डाटा है ना, जैसे 1 से लेकर 100 तक ही चले, 1 से लेकर 1000 तक हम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इनको आपने 100 बराबर इसमें बांट देना होता है। ठीक है, इसको हम P से डिनोट करते हैं। फर्स्ट परसेंटाइल क्या होगा, जो भी आपका डाटा है ना उसको 100 बराबर ग्रुप में डिवाइड कर देना, जो पहला ग्रुप होगा बेटा उसको फर्स्ट परसेंटाइल कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट परसेंटाइल में ना आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जैसे 1 से लेकर 1000 तक नंबर है, ये टोटल तादाद कितनी है 1000, उसको आप n को 100 से डिवाइड कर दें, यानी इसका 100वां हिस्सा निकालें तो 10 आएगा। ठीक है, 10वां नंबर जो है ना वो आपका फर्स्ट परसेंटाइल कहलाएगा। तो इस क्योंकि सारे नंबर हैं ये तरतीब के साथ लिखे हुए हैं, तो 10वां नंबर 10 ही है, तो 10 इसका क्या कहलाएगा बेटा, परसेंटाइल कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भाई फर्स्ट परसेंटाइल में सिर्फ पूरे डाटा का 1% आता है। तो 1 से लेकर 1000 तक गिनती का जो 1% है वो सिर्फ पहले 10 नंबर बनते हैं, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर बेटा इसके अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से सेकंड परसेंटाइल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n/100। थर्ड परसेंटाइल के लिए 3n/100। इसी तरह से इसके अंदर 99%
परसेंटाइल होते हैं, तो 99 n by 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे बच्चे आपके पास 99 परसेंटाइल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स ग्रुप अपॉन अ मेमोरी टेस्ट। बेटा इस क्वेश्चन में ना आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है, ठीक है, और बताया जा रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के मेमोरी टेस्ट में लिए गए स्कोर को जाहिर करता है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं बेटा कि ऊपर इनके स्कोर के मुताबिक ग्रुप्स बना दिए गए हैं कि 44 से 48 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप, 49 से 53 करने वाले ग्रुप, इसी तरह से 74 से लेकर 78 स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप, और नीचे उस ग्रुप में पाए जाने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है जिसको हम बेटा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये 3, ये 12, ये इस ग्रुप में 15 है, इसमें 23, इसमें 12, इसमें 8, इसमें 7, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर स्टूडेंट की जो तादाद को हमने इस तरह से तकसीम कर दी है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सही है बेटा। अच्छा, अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है प्लॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑफ ग्रुप स्कोर, ठीक है। अब आपने दरअसल यहाँ पे ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ को बनाना है ग्रुप स्कोर के, एक चीज। दूसरा डिटरमाइन मीडियन, आपने मीडियन मालूम करना है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल मालूम करना है, थर्ड डेसाइल मालूम करना है, 90th परसेंटाइल मालूम करना है, एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करनी है ग्राफिकली। इसके अलावा हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए, मतलब ये है कि पॉइंट में आंसर ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज आपने मालूम करनी बेटा वो है जी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो उसके लिए हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, नंबर 1 पे। तो ये दो चीजें जो आपको दी गई है ना, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए बेटा हमने टेबल बनाने। तो अब ये देखिए, ये आ गया जी हमारे पास टेबल, ठीक है। अब इस टेबल में ध्यान से देखिए बेटा, ये आपकी जो थी ना, ये क्लासेस थी, स्कोर के वो हमने क्लास बना ली। ये पहली क्लास 44 से 48 स्कोर देने वाली, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी। तो इन सब क्लासेस को ना हमने इस तरह वर्टिकली शो कर दिया। अब इन क्लास के अंदर पाए जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कितने लोगों ने 44 से 48 तक मार्क्स लिए, वो 3 हैं, इसमें 12 है, इसमें 15 है, इसको भी हमने वर्टिकली यू मेंशन कर दिया। ये दोनों चीजें हमने मेंशन कर दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक और कॉलम बनाया है इसके अंदर, क्लास बाउंड्रीज का। तो क्लास बाउंड्रीज क्यों बनाते हैं बेटा? मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में सिखाया था कि जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है ना, तो उसके लिए बेटा आपको जो है वो क्लास लिमिट नहीं बल्कि क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है। तो अब आप क्या करते हैं, क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए क्या करेंगे? ये आपकी पहली क्लास है, ये आपकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में ये उसकी अपर लिमिट है और दूसरी क्लास की ये लोअर लिमिट है। तो पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी क्लास की लोअर लिमिट, उनमें जितना फर्क होता है ना, उसको आप 2 पे डिवाइड करते हो, ठीक है। जैसे 49 में से 48 गया तो 1 आया, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5। अब आप क्या करेंगे, 0.5 को इन सब में से माइनस करते हैं और इन सब के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये 44 था 43.5, 49 था 48.5, इसी तरह से ये 74 था तो 73.5 हो गया, और इन सब में 0.5 ऐड हो जाएगा। 48 से 48.5, 53 से 53.5, 58 से 58.5, इसी तरह से 78 से 78.5। कितना आसान है, कोई मुश्किल बात है बेटा इसमें? नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मैंने बताया था भाई, नए आने वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी पिछले वाले में ऐड करते जाओ, नई फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ, नई फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ। देखो ये 3 है तो 3 लिख दिया, 3 के बाद नेक्स्ट उसमें ऐड करो 12, 15 हो गया तो यहाँ 15 लिख दिया, 15 के बाद फिर 15 ऐड करो 30 हो गया, 30 के बाद फिर 23 ऐड करो 53 हो गया, 53 के बाद फिर 12 ऐड करो 65 हो गया, 65 में फिर 8 ऐड करो 73 हो गया, 73 में फिर 7 ऐड करो तो 80 हो गया। इसको बेटा कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, समझ गए बेटा। अच्छा, अब आपके पास जो ग्राफ होता है ना, जिसकी वो बात कर रहा है ये पार्ट 1 के अंदर कि भाई आप प्लॉट करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो वो बेटा दरअसल 2 चीज़ों के दरम्यान में होता है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? उसमें एक तो आपकी ये क्लास बाउंड्रीज होती हैं जो अलोंग द एक्स एक्सिस आती हैं, और एक आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो अलोंग द वाई एक्सिस आती है, ठीक है। तो बेटा हमने इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ही ड्रा करना है, अदरवाइज अगर आप फ्री हैंड बनाएंगे तो फिर आपके रिजल्ट्स जो है ना वो सही नहीं निकलेगी, क्योंकि आपने ग्राफ की हेल्प से बहुत सारे रिजल्ट्स निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब भी ग्राफ को ड्रा करते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले आप स्केल की सिलेक्शन करते हैं कि भाई ग्राफ के ऊपर जो बॉक्स है ना वो आप किस चीज़ से शो करेंगे। तो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक बॉक्स है उसको एक स्कोर से शो करूंगा, और वाई एक्सिस के ऊपर एक बॉक्स को मैं 2 स्टूडेंट से शो करूंगा। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज़ें जो है ना वो फिक्स नहीं होती, ये स्केल अपने मुताबिक आप चेंज भी कर सकते हैं। वो बेटा डिपेंड करता है आपके पास कितनी स्पेस मौजूद है ग्राफ के ऊपर। अब देखो, मैंने आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट के अंदर कि क्लास बाउंड्रीज अलोंग द एक्स एक्सिस आती हैं। क्लास बाउंड्रीज दरअसल क्या है, यहाँ अगर क्वेश्चन में देखें तो क्लास बाउंड्रीज जो है वो आपकी दरअसल स्कोर ही है। 44 से 48 स्कोर जो है ना क्लास बाउंड्रीज, तो ये स्कोर है। फ्रीक्वेंसी जो है तादाद है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी तादाद है स्टूडेंट्स की और ये स्कोर है। इसलिए हमने क्योंकि जो स्कोर है उसको अलोंग द एक्स एक्सिस लेना है, तो हमने कह दिया कि भाई एक बॉक्स एक स्कोर को शो करेगा, ठीक है। और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो, क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू काफ़ी लंबी चौड़ी है, वाई एक्सिस के ऊपर 80 तक हमने ऊपर जाना है, इसलिए हमने ऐसा किया कि इसमें जो है ना वो हमारा जो एक बॉक्स था उसको हमने 2 स्टूडेंट के साथ जाहिर कर दिया। अब इस बात का मतलब क्या मैं समझाता हूँ आपको, देखिए जरा, ये देखिए बेटा, ये मेरे पास ग्राफ आ गया ना। अब देखें, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने देखें 80 तक जो है ना वो ये मार्किंग की हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखें 80, 70 ये सारे, तो ये शुरू होता है जी आपका यहाँ से, ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक 5 बॉक्स हैं और मैंने यहाँ 10 शो किया, यानी एक जो बॉक्स है ना वो 2 को शायर कर रहा है। तो ये 5 बॉक्स जो है ना 10 स्टूडेंट को शो कर रहे हैं।
तो 10 बॉक्स 20 स्टूडेंट को शो करें, इसलिए एक बॉक्स 2 स्टूडेंट को शो कर रहे हैं। ये मेरा मतलब था इस स्केल का बताने का, ठीक है। अच्छा, ना भी आप अगर आपको नहीं समझ आती इस स्केल बताने की तो गलत लिखने के बजाय ना बताएं, छोड़ दे, डायरेक्ट अपना ग्राफ बनाएं, ठीक है। इसी तरह से फिर आप बेटा वाई एक्सिस के ऊपर आ जाए और इस पे क्लास बाउंड्रीज लेते हैं। अपर क्लास बाउंड्रीज को हम यहाँ पे ले रहे हैं तो 0, और उसके बाद क्योंकि डायरेक्ट तो 43.5 नहीं आता, बीच में बहुत सारी लाइन और भी आती हैं, हम इतना बड़ा ग्राफ नहीं लेके आ सकते कि हम बीच में इतनी लाइन खाली छोड़ें फिर आगे जाके ग्राफ शुरू करें, इसलिए हम बीच में ना ऐसे जिग जैग बना देते हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ से पूरी एक्स एक्सिस शो नहीं की गई, सिर्फ जितना हमें दिखाना था हमने वो दिखाया, बाकी को हमने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे पहला जो आपको स्टार्ट करना है ना बेटा, जो वैल्यू लिखनी है, आपको मैंने बताया था जो सबसे पहले लिखना होता है अपनी लोअर क्लास बाउंड्री होती है पहली क्लास की, फिर अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास, अपर क्लास, अपर क्लास, अपर क्लास, अपर क्लास, अपर क्लास, बस बात खत्म। स्टार्ट हमेशा आपने लोअर से ही करना है, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी थी बेटा, ये ध्यान से देखिएगा। लोअर क्लास बाउंड्री थी इसके अंदर 43.5, ठीक है। उसके बाद फिर 48.5, ये देखें 43.5, फिर 48.5, फिर 53.5, फिर 58.5, तो ये सारी वैल्यूज ये देखिए, ये वाली वैल्यूज अब 48, 53.5, 58, 63, 68, 73, 78, तो ये देखें ये 53.5, 58.5, 63.5, 68.5, 73.5, 78.5, 83.5, यहाँ तक बेटा हमने लिख दिया। इसी तरह से फिर जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो आपको पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 80 तक गई है, तो हमने बेटा इसको 80 तक जो है ना वो यहाँ पे डिवाइड 0 से लेकर आप देख सकते हैं बेटा 80 तक हम इसको लेकर गए हैं यहाँ तक, सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, ये जो ग्राफ है मैंने पहले से इसलिए बना के रखा बेटा, अगर जरा सा भी पॉइंट, क्योंकि वीडियो बनाते हुए बाज़ को सही नजर नहीं आ रहा होता साइड से, तो जरा सा भी आगे पीछे होगा तो फिर सारा काम दोबारा करना पड़ता है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले से इसको बना के रखा, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो बेटा, करना क्या होता है, आपके पास जो है ना ये वाली जो वैल्यूज है ना, ये सबसे पहले ये जो है ना 43.5, ये लोअर क्लास बाउंड्री, इसको आप मेंशन करेंगे, ये 43.5 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 शो करेंगे। अब आपकी जो अपर क्लास बाउंड्री स्टार्ट होती है वो 48.5 से, उस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो ये देखें ये आपके पास 48.5, तो ये आपके पास 3, देखो यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स जो है 2 को जाहिर करता है, अगर 2 बॉक्स हुए तो 4 हो जाएगा, इसलिए हमने 2 बॉक्स नहीं किया बल्कि एक बॉक्स पूरा किया और दूसरा बॉक्स आधा लिया, तो ये 3 को शो करता है, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। फिर देखें आगे नेक्स्ट है जी आपके पास 53.5 और इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 15, तो ये आ गया 53.5, ठीक है। तो ये देखिए बच्चे, ये यहाँ से यहाँ तक हो गई 10, 2 12 और 2 14 और उससे आधा ऊपर गए तो ये 15, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 58 पे देखिए, 58.5 पे फ्रीक्वेंसी जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 है, तो देखिए 58.5 है ना, तो इस पे फ्रीक्वेंसी 30, ये देखिए बेटा ये 30, यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिया, ये है जी 63.5 पे 53, तो 63.5 53, यहाँ देखिए बेटा ये आ गया 50, यहाँ तक 50, 52 और उससे आधा ऊपर गए बॉक्स तो 53, समझ गए। अच्छा, इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो आपके पास आती है वो आ जाती है मेरे बेटे, यहाँ पर देखिए जी 68.5 पे 65 है, तो ये रहा 68.5 और ये बेटा ये इसके ऊपर ये यहाँ तक ये देखिए 62, फिर 64, ठीक है, और ये 2, ये 4, उसके बाद फिर आगे चलते जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो वैल्यू थी कितनी 65 थी ना, तो यहाँ तक 4 और उससे आधा ऊपर जाएंगे तो ये 65 ये आ गई, ठीक है। इसी तरह से बेटा फिर जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपके पास है, जब ये 73.5 होगा ना तो ये 73 होगा, तो देखिए ये 73.5 है, ये 71 और इससे आधा ऊपर ये 73 इधर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना बेटा वो है जी आपके पास 78.5, ये रहा 78.5, इससे सीधा ऊपर जाएंगे तो इस पे बेटा 80 वैल्यू आती है, ये एग्जैक्टली 80, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को स्केल रख के ज्वाइन करना है, कैसे स्केल रख के बिल्कुल सीधा सीधा स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है। स्केल से ज्वाइन करने के बाद बेटा ये आपका जो फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है ना वो आ जाता बन के। अच्छा, अब क्या करेंगे, मैं इसको फुल व्यू, क्योंकि यहाँ पे शायद आपको नजर ना आ रहा हो तो मैं इंशाल्लाह नोट्स के अंदर फुल व्यू इसका शो कर दूंगा, परेशान नहीं आना आपने। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब ये हमने पहला क्वेश्चन का जो पार्ट था ना वो कंप्लीट कर लिया, जो हमें यहाँ पे कह रहा था कि भाई आपने ये वाली चीज मालूम करनी। अब दूसरे पार्ट पे आओ, डिटरमाइन मीडियन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर अपर क्वार्टाइल मैंने आपको समझाया, बेसिक कंसेप्ट में टोटल 3 होते हैं, Q1 Q2 और Q3। तो Q1 और Q2 जो है वो हमारे अपर और लोअर क्वार्टाइल होते हैं, यानी Q1 Q3 मालूम करना है और उसके बाद फिर D3, फिर P90 और मीडियन, ये सब मालूम करने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं बेटा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है वो आपको बताया कि मीडियन कैसे मालूम करना है। मीडियन हमेशा कैसे निकालते हैं, जितनी तादाद है ना उसको 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी देखो आपको कितनी, हमें कैसे पता लगा, जो है स्टूडेंट कितने 80 है ना, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, उसको टोटल तादाद 80 ले ली और उसको बेटा आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, ये बन जाता है 40। तो इसका मतलब है कि जो 40 नंबर पे स्टूडेंट है ना उसका स्कोर जो है वो आपके पास मीडियन स्कोर होगा, समझ गए। ये n जो है वो तादाद है स्टूडेंट्स की, 80 तादाद है, 2 पे डिवाइड करोगे तो 40 नंबर। अब क्योंकि आपने तरतीब से सारे स्टूडेंट रखे होते हैं ना इसमें, तो अब 40वें नंबर पे जो स्टूडेंट आएगा उसका स्कोर आपका मीडियन स्कोर होगा, सही है। अब यहाँ से देखना पड़ेगा कि 40वां जो स्टूडेंट है उसका क्या स्कोर है, तो बड़े ध्यान से बेटा आप इस बात को समझना। अब असल गेम आती है जो समझने वाली है, ठीक है। अब देखिए जरा, स्केल लेंगे बेटा और ये देखिए, आपको पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना ये स्टूडेंट्स को तादाद को शो करती है, तो 40वां स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर होगा,
तो हम इसके ऊपर ऐसे स्केल लेके आएंगे। ये देखिए जी, ये हमारा 40वां ऊपर ले आते हैं, ये मेरे बच्चे आपके पास जो है वो 40वां स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो कहाँ पे जाके ग्राफ को कट करता है, इधर आप बेशक जो है वो एक लाइन लगा लें, मैं इसको डाटी लाइन से शो कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये हमारी डाटी लाइन आ गई, ठीक है, इस तरह से ऐसे डाटी लाइन आ गई, सही है। यहाँ पे आके टच कर रही है ना, उस पॉइंट पे जाके आपने इस तरह से लाइन लेके आ जानी है इधर, ठीक है, यहाँ से इधर ले आइए आप, यहाँ से इस पॉइंट से। अब आप देखिए जरा कि हमारा जो आंसर है वो क्या बनता है, ठीक है। यहाँ से ना मेरे बच्चे देखें, आपने पहले सीधा नीचे आना है, ये बिल्कुल सीधा आप इस पॉइंट के ऊपर ना ऐसे नीचे आ जाए, ठीक है, यहाँ तक। अब आपको मैंने शुरू में बता दिया था बेटा कि जो आपका एक बॉक्स है ना अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, वो बॉक्स जो है वो एक स्कोर को जाहिर करता है, ठीक है। जब आप यहाँ से सीधा यूं नीचे आ जाएंगे इधर तक, तो ये दो बॉक्स हो गए, तो 58.5 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 60.5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 61 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे आपने इस तरह से एक लाइन लगा देनी है, ये ऐसे, ठीक है। अगर आप देखें तो यहां पर आके, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना, क्योंकि आपकी बुक में कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपने राउंड ऑफ करके आंसर लिखना, तो ये 58 में आप 2 ऐड करेंगे ना बेटा, तो ये 60.5 यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली 61 बन जाता है। तो 61 स्कोर जो है ना वो बेटा हमारा वही आंसर है जो कि बुक में आपको दिया भी गया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आपने क्या मालूम करना है बेटा, उसके बाद आपने मालूम करना है जी यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल का मतलब होता है कि 4 बराबर उसमें डिवाइड करना, तो जो टोटल तादाद होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो n को आप 4 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो n को 4 से डिवाइड करेंगे तो 80/4 करने से 20 आता है। तो जो 20th टर्म है ना आपके पास, 20th टर्म या 20th स्टूडेंट, उसका स्कोर जो है ना बेटा जी वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाएगा, ठीक है। अब वो 55 मेरे पास आया, किस तरह से मैं आपको चेक करता हूँ कि मैंने किस तरह से उसका आंसर जो है वो 55 निकाला। आप कैसे निकालेंगे, आप पहले ये चीज चेक करें कि 20th स्टूडेंट का जो स्कोर होगा ना बेटा वो आपका जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाएगा। तो आप सीधा चले जाएंगे 20th स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। 20वां स्टूडेंट जो है वो ये रहा आपके पास, 20वां स्टूडेंट ये यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ये बेटा जी आपने इसकी ज्वाइनिंग करते हुए इस पॉइंट के ऊपर आ गए यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, सही है। अब आपने यहां से जो है नीचे आ जाए। अब 55 किस तरह से आपको, सही देखें, ये बेटा आपके पास 53.5 यहाँ पर है ना, उसमें आप एक स्टेप और करें 54.5, ये भी देखें तो 50 जो है वो 5.5, मगर उससे थोड़ा सा ये पीछे ही है। आप देखें ना, आपका ग्राफ थोड़ा सा उससे पीछे ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पे नहीं है। तो ये एग्जैक्टली आपके पास जो है वो 55 बन जाता है, क्योंकि देखें यहाँ से अगर आप इसमें एग्जैक्टली नीचे आएंगे ना इस तरह से ग्राफ में, यहाँ से इस पॉइंट से नीचे आएंगे तो ये देखिए ये आपके पास आधा आधा शो हो रहा है, ये आधा बॉक्स यानी आधा स्कोर इधर। तो ये देखें तो 53 और 53.5 में 1 ऐड करें तो 54.5, उसमें फिर आता था 55। तो यहाँ से पता लगा कि आपका 55 जो है ना वो स्कोर जो है वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल है। तो ये हमारा एग्जैक्टली बुक के साथ ये भी मैच कर गया। उसके बाद बेटा जी थर्ड, अब ये चीजें तभी मैच करेंगे जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर बनाएंगे। अगर आपने रफली बनाया तो फिर ये कभी भी मैच नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। फिर थर्ड पे आ जाए बेटा, थर्ड क्वार्टाइल। अब थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 टाइम n/4, सही है। तो n की वैल्यू यानी टोटल तादाद जो है वो तो 80 है, डिवाइडेड बाय 4 कर लें, ठीक है। तो ये बेटे जो आपके पास आंसर आएगा वो 60 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 बन जाता है, 4 1 4 4 20 80, 20 × 3 60। तो 60वां स्टूडेंट का स्कोर जो है ना वो आपके पास बेटा थर्ड क्वार्टाइल होगा, और वो आता है 66। कैसे 66 है मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप सिर्फ ये नोट करें कि 60वां स्टूडेंट है ना, फॉर्मूला लगा के आपने 60वां स्टूडेंट निकाल लिया। अब 60वां स्टूडेंट किधर आपके पास आता है, यहाँ देखिए बेटा, ये रही आपके पास 60वां स्टूडेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ ताकि लाइन लगाने में आसानी हो, ये ऐसे। तो मेरे बच्चों आपने इस तरह से इनको ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये रहा हमारा 60वां स्टूडेंट, इस पॉइंट पे आता है, ठीक है। अब यहां से आप सीधा नीचे ले आए इसको, ये ऑलमोस्ट इस तरह से नीचे आएगा, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो फिर मेरे बच्चों आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके जी, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है, ये है जी आपके पास 63.5, 64.5, 65.5, 66.5। 66.5 में अगर आपकी बुक में जो है वो 66 स्कोर दिया हुआ है, तो अब उसके करीब करीब ही है, इतना थोड़ा बहुत फर्क ग्राफ से भी आ सकता है। तो आप इसका स्कोर 65 भी लिखने तभी ठीक है, 66 लिखने तभी मेरे बच्चे चलेगा। तो 66 स्कोर इसका जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास आ गया। माइनर सा फर्क जो है ना वो आ सकता है बेटा, क्योंकि बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ ग्राफ पेपर कभी भी हमारे नहीं बनते। तो अगर आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे फिर तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। फिर आप आ जाइए थर्ड डेसाइल के ऊपर। डेसाइल में क्योंकि 10वां हिस्सा होता है तो इसलिए टोटल तादाद को पहले 10 से डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट डेसाइल आता है। अब थर्ड डेसाइल है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 80 है, टोटल तादाद जो है 80। तो आप 80 को 3 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करें, 0 0 से जाएगा, ठीक है। 3 8 24। तो 24th नंबर पर जो स्टूडेंट खड़ा है तरतीब के साथ, ठीक है, उसके पास जो स्कोर है ना बेटा वही स्कोर जो है वो आपका
थर्ड डिसाइल और वो स्कोर है जी 57। अब कैसे 57 है मैं अभी आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, जो 24वां स्टूडेंट है ना उसका स्कोर चेक करना है ग्राफ से। 24वां स्टूडेंट किधर है जी हमारे पास? 24वां स्टूडेंट यहाँ पर होगा, देखो जरा, ये आ गया आपके पास बेटा जी 20, ठीक है, फिर ये 22 और यहाँ पर 24, क्योंकि यहाँ पर जो एक बॉक्स है वो 2 स्टूडेंट को जाहिर कर है ना, तो यहाँ पर जो है वो 24 आएगा इधर इस जगह के ऊपर। तो यहाँ से बेटा जी आपने ऐसे डाटी लाइन लगानी है, ठीक है, यहाँ तक आ जाना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से बेटा जी ऐसे आना है नीचे, यहाँ से ऐसे नीचे आ जाइए, ये आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। अब ये कितना बनता है देखिए जरा, ये है 53.5, 54.5, 55.5, 56.5। तो 56.5 को अप्रोक्सीमेटली 57 लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें उसने खुद कहा बुक में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि भाई आपने होल नंबर में आंसर देना है, तो 57 हमारा फिर आंसर आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे बेटे 57 ही हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है बेटा आपके पास वो है जी 90th परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब एक ग्रुप का 100वां हिस्सा होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टोटल तादाद को 100 से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट परसेंटाइल हो तो n/100 होता है। अब क्योंकि ये 90th परसेंटाइल है तो 90 मल्टीप्लाई बाय n/100 कर देंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू 80 पुट कर दोगे, जो कि टोटल तादाद है हमारे पास 00 से गया, 00 से गया तो 8 9 72। तो 72 स्टूडेंट के पास जो स्कोर है ना बेटा, वो स्कोर आपका 90th परसेंटाइल कहलाएगा और वो स्कोर बनता है आपका 73। अब कैसे 73 बनता है, मैंने आपको यहाँ ग्रुप से ये इस डाटा से निकाल के देना है, इस ग्राफ से। बस एक चीज नोट कीजिए, वो चीज क्या बेटा आपके पास, वो है 72, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे जी हम, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो 72 कहाँ पर है, देखिए ये 70 और एक बॉक्स अगर आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक बॉक्स 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऊपर 72 चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए बेटा इस तरह से आपके पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने ऊपर से सीधा इसको नीचे लेके आना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लाइन लगा के ऐसे कर लेता हूँ सेट, ये इस तरह से नीचे आता रहेगा यहाँ पर, देखिए आप जरा। अब ये जब ऊपर से नीचे आएगा यहाँ पे, तो देखेंगे बेटा एग्जैक्टली ये ऑलमोस्ट 73.5 के करीब करीब आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो बुक में आंसर दिया वो भी 73, तो राउंड ऑफ करके जो है ना वो 73 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है ना बेटा वो भी 73 आ रहा है, ठीक है। तो ये बेटा जी हमारा दुरुस्त जवाब है, ओके हो गया। चलिए जी, तो ये मेरे बच्चे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। लास्ट हमारा जो पार्ट रह गया इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज मैंने आपको बताया था कि वो बताती है कि डाटा हमारा कितना स्प्रेडेड है। उसमें आप थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल को माइनस करते हो। थर्ड क्वार्टाइल हमने कैलकुलेट किया हुआ 66 और फर्स्ट क्वार्टाइल बेटा हमने मालूम किया वो 55 है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपका थर्ड क्वार्टाइल है और इससे ऊपर जो है वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल 55 और 66, दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 11। तो 11 बेटा आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट एन ओजाइव फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर। ये बेटा आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और उसके लिए कह रहे हैं कि आप एक ओजाइव ड्राइव करें, ठीक है। ओजाइव दरअसल आपके पास जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं उनके दरम्यान में ही एक ग्राफ होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा कहा जा रहा है डिटरमाइन मीडियन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, ठीक है, 6th डिसाइल, 80th परसेंटाइल एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है बेटा जी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आपने ग्राफ बनाना होता है बेटा उसके लिए आपको टेबल बनाना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन से देख के ना ये जो आपको ऊपर दिया गया बस उसने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया, ये आपका स्कोर वाला, इसको हम क्लास कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी इसको हमने बेटा दोनों को वर्टिकली शो कर दिया। देखिए ये आपकी आ गया वो आ गया स्कोर, ठीक है, इसको हम क्लास कहते हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं ये, और ये बेटा उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है। यानी 69 से लेकर 79 तक स्कोर करने वाले 4 बच्चे हैं या 4 लोग हैं या 4 प्लेयर हैं, तो ये उनकी तादाद आ गई प्लेयर्स की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे। 4 इसी तरह लिखें, 4 के बाद 10 ऐड करें तो 14, 14 में 13 ऐड करें 27, 27 में 8 ऐड करें 35, 35 में 5 ऐड करें तो 40। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपका जो है ना ये जो है ना, हम पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था कि ये क्लास थी, फिर हमने क्लास से ना जो है वो बाउंड्रीज बनाई थी। वो बाउंड्रीज इसलिए बनाई थी कि क्लास के अंदर मसला ये होता है कि जहाँ पे एक खत्म हो रहा है ना वहाँ से दूसरा शुरू नहीं होता बल्कि बीच में गैप आता है। मगर यहाँ पे देखें उसने दी आपको बाउंड्रीज है, 79 पे ये खत्म हो रहा है, 79 से ये शुरू हो रहा है, 89 पे ये खत्म हुआ, 89 से ये शुरू हो रहा है, 99 पे ये खत्म हुआ, 99 से ये शुरू हो रहा है, 109 पे ये खत्म हुआ, 109 से ये शुरू हो रहा है। पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, मैं आपको दिखा सकता हूँ पहले क्वेश्चन। ये देखिए वहाँ पर क्या चीज़ थी, वहाँ पर ऐसा था कि जो ये 48 पे खत्म हो रहा है तो ये 49 से शुरू हो रहा था, तो वहाँ पे भी क्लास लिमिट से आपने क्लास बाउंड्रीज निकाली थी। यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको वो चीज़ करने की जरूरत नहीं, उसने ऑलरेडी आपको क्लास बाउंड्रीज ही दी है। तो बेटा आपने जो है वो इस अपर क्लास बाउंड्रीज और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके दरम्यान में ग्राफ बनाना है, समझ गए बेटा। तो ये मेरे बच्चों हमने ग्राफ ले लिया। अब आप ये देखिए कि इसकी रेंज कहाँ तक जाती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 से 40 तक जा रही है
और जो स्कोर है वो आपका 69, क्योंकि हमेशा स्टार्ट करते हैं लोअर क्लास बाउंड्री से पहले, हमेशा लोअर क्लास बाउंड्री होती है, उसके बाद बाकी सारी अपर क्लास बाउंड्रीज होती हैं। तो 69 से 119 तक, ठीक है। तो हमने जो है वो हमेशा अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, और अलोंग द एक्स एक्सिस मेरे बेटे हम जो है वो क्लास बाउंड्रीज लेते हैं। तो ये सारी हमारी क्लास बाउंड्रीज है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज में आपको स्कोर बताया गया ना, 69 से 79 वो सारा स्कोर था, और जो फ्रीक्वेंसी है इसके अलोंग वो तादाद है, चाहे वो प्लेयर्स की है, किसी भी बंदे की तादाद है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इन दोनों के दरमियान ग्राफ बनाना है, तो बेटा कोई मुश्किल बात नहीं है। देखिए जब आप 69 से स्टार्ट करेंगे ना, 69 तो आप 0 पे रखेंगे। देखिए अब मैंने क्या किया, मेरा जो ग्राफ शुरू होता है ना वो 0 से शुरू होता है यहाँ से, लेकिन डायरेक्ट 69 तो नहीं आता, बीच में बहुत सारी और भी स्पेस होगी, मगर मैं उस स्पेस को यहाँ पे शो नहीं करना चाहता ना, तो मैंने यहाँ पे ऐसे जिग जैग कर दिया। इसका मतलब ये है कि भाई कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पे शो किया जो हमारे मतलब का था, बाकी मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो 69 से मैंने शो करना शुरू कर दिया, ये 69 है, तो 69 से हमारा ग्राफ शुरू हुआ बेटा। अच्छा, तो उसके बाद फिर 79, फिर 89, फिर 99, फिर 109, फिर 119 तक, ठीक है, जो हमारी अपर क्लास बाउंड्रीज थी वो लिख दी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, इधर फ्रीक्वेंसी में 40 तक लेके जाना था, तो 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलोंग द वाई एक्सिस जो एक बॉक्स है ना, ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको नजर आ रहा हो तो 5 से 10 में 5 बॉक्स, यानी एक बॉक्स जो है वो एक बंदे को या एक प्लेयर को शो कर रहा है, ठीक है। और जो स्कोर है उसमें देखें अगर आप, तो 69 से लेकर 79 तक ये 10 है ना। तो एक जो बॉक्स है ना वो 2 जो है वो स्कोर को शो कर रहा है, एक बॉक्स 2 स्कोर शो कर रहा है, और यहाँ पे एक बॉक्स एक बंदे को शो कर रहा है, एक प्लेयर को। तो यहाँ पे हम स्केल में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने एक बॉक्स जो है 2 स्कोर से शो किया है, और वाई एक्सिस के ऊपर एक बॉक्स को हमने एक प्लेयर से, क्योंकि स्कोर की बात हो रही है तो प्लेयर का ही होगा फिर, ठीक है। तो हमने इस तरह शो कर दिया। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, इधर जो है वो 79 और इधर 4, एक्स एक्सिस पे 79, वाई एक्सिस पे 4। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे ये आ गया आपके पास ये 79, और वाई एक्सिस पे 4, ये 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे 89, तो वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है जी, 14 है। वो आप देख सकते हैं, मैं आपको पहले एक बार दिखा दूं, ये देखो ये 4, 14, 27, 35 और 40 ये वैल्यूज आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह जो नेक्स्ट है 89 के ऊपर, ये देखिए 89 के ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 14 आ रही है, और 99 के ऊपर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है बेटा वो आ रही है जी आपके पास 27, ठीक है। और 119 पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 119, देखिए जी ये रहा 119, 119 से जो फ्रीक्वेंसी आ रही बेटा वो आपके पास है जी 40 की, तो ये 40 पे आगे टच हो रहा है, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को पहले आप बनाएंगे, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, फिर स्केल रख के आपने इसको डिजाइन करना, स्केल से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। वैसे असूलन स्केल से बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ओजाइव में जो है वो आपका ये कर्व होता है, लेकिन इस लेवल पे इतना उसको नहीं देखा जाता कर्व या जो स्ट्रेट लाइन है उसको वो एक ही चीज़ मानते हैं और एक ही तरह से हल करते हैं, इसलिए हमने इसको स्ट्रेट लाइन से शो किया, आपकी बुक में भी ऐसे शो किया गया, इसलिए मैंने किया, वरना असूलन जो है ये कर्व लाइन होती है, ये इस तरह से नहीं होती, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास ये जो ग्राफ जो उसने बोला था ना बेटा वो आ गया। अब बाकी काम क्या है जी, बाकी काम में आपने ये मालूम करना है, एक तो मीडियन मालूम करना है, अपर और लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 और Q3 की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। 6th डिसाइल और 80th परसेंटाइल मालूम करना है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करनी है, ठीक है। अब वो सारा काम बेटा इस ग्राफ की हेल्प से ही होगा, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं मीडियन के ऊपर। जैसे पहले मीडियन मालूम किया था, मीडियन कैसे मालूम करते हैं भाई, टोटल जो तादाद है ना उसको आप 2 पे डिवाइड कर देते हो, तो आपका टोटल 40 आ रही है। टोटल तादाद कहाँ से पता लगेगी, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी आई है ना आपके पास ग्रुप के अंदर वो कितनी थी, 40 थी, आप देख लो वो 40 थी, तो टोटल तादाद बेटा आपके पास 40 आ जाएगी, ठीक है। तो 40 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 20 है, तो 20वां जो प्लेयर है ना उसका जो स्कोर है ना वो मीडियन कहलाएगा, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा 94। अब आप सोचेंगे किस तरह से वो 94 आया, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि मैंने किस तरह पता किया कि ये 94 है, ठीक है। एक बात मुझे पता लगी कि भाई ये 20वें नंबर के जो प्लेयर है ना उसका जो स्कोर है वो आएगा, ठीक है। तो देखिए 20वां नंबर का स्टूडेंट स्कोर कहाँ है, फिर स्टूडेंट मुंह से निकल जाता है प्लेयर, ठीक है। यहाँ देखिए जरा, ये मेरे बेटे आपके पास 20वां आ गया जी स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे डाटी लाइन से शो कर देता हूँ, इस तरह से ऐसे, ठीक है। चाहे तो उसको बेशक ब्लैक से कर दें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा यहाँ पर जो है उसके बाद फिर आपने जहाँ पे ये मिल रहा है ना वहाँ से सीधा नीचे ले आना है इसको, यहाँ से सीधा नीचे ले आओ, ये इस तरह से ऐसे नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए जो 20वें नंबर प्लेयर का जो स्कोर है ना वो ये बन रहा है, ये देखिए 89 और 2, क्योंकि एक बॉक्स 2 स्कोर को शायद कर रहा है ना, तो 89 और 2 कितने हो गए जी, 90, 91 हो गया, 91 तो 93 और एक आगे क्योंकि हाफ बॉक्स आ रहा है ना तो 94, ठीक है, 94। तो ये देख ले बेटा आपका स्कोर कितना आ रहा है, 94, और यही हमारा बुक में आंसर भी है, तो पहला आंसर आपका सही आ गया इस ग्राफ के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा जो मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये मैंने इसलिए पहले सॉल्व किया बेटा ताकि हमारा टाइम से, वो देखो फिर भी कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि ये चीज़ प्रॉपर एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है, बच्चों को वरना समझ नहीं आती। अच्छा, अब फर्स्ट क्वार्टाइल पे आ जाए। फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, टोटल तादाद को 4 से डिवाइड करना होता है, टोटल तादाद 40 है, 40 को 4 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, तो 10वें प्लेयर का जो स्कोर होगा ना बेटा वो आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है।
तो 10वें प्लेयर का स्कोर हमने निकालना है। तो देखिए जी वापस आ जाएंगे इसके ऊपर। 10वां प्लेयर कहाँ है जी, हमारे पास प्लेयर है जी फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे हमारे प्लेयर हैं। तो ये आगे जी 10वां प्लेयर, जहाँ पे ग्राफ को टच हो रहा है ना उस पॉइंट को नोट कर लें जी। ये इस तरह से आगे चलते जाना, जहाँ पे टच हो गया ना बेटा वहीं पे आपने रुक जाना, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ से आपने सीधा नीचे आ जाना, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या बन रहा है जी, ये है जी 79 और 2 4 और 6। 79 में अगर आप 6 जमा करेंगे ना बेटा तो कितना बन जाएगा, 79 में 6 जमा करने से बन जाएगा जी आपके पास 85 बनना चाहिए ना। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो 85 ही आ रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। तो एक्जैक्टली वही चीज मिल रही है आपको, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहूंगा एग्जैक्ट रिजल्ट लेने के लिए इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ही ड्रा करना है, वरना आप इससे सही रिजल्ट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने फॉर्मूले तो इस्तेमाल करने नहीं है। तो अगर आपका ग्राफ एक्यूरेट ना बना बेटा, आपके सारे के सारे जवाब गलत बनेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा थर्ड क्वार्टाइल के लिए क्या करते हैं जी, फर्स्ट क्वार्टाइल को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × n/4, ठीक है। तो n की वैल्यू 40 है, तो 4 1 4 4 10 40, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 30। तो जो 30वें नंबर का प्लेयर है उसका जो स्कोर होगा ना बेटा वो आपका थर्ड क्वार्टाइल है। वो मैंने लिखा पहले से 103। अभी मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता लगा भी 103 उसका स्कोर होगा। ये देखिए बेटा कितने नंबर प्लेयर है जी, 30वां प्लेयर जो है, ठीक है। तो 30 नंबर के ऊपर आप आ जाइए बेटा, ये हमारा 30 आ गया, ठीक है। तो इस 30 के ऊपर आप ऐसे स्केल रखेंगे इस तरह से, और उसके बाद मेरे बच्चों आप ऐसे एक डाटी लाइन लगा लीजिए इस तरह से, ऐसे ऐसे इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। फिर यहाँ से सीधा नीचे आ जाए, ठीक है ना, यहाँ से आप सीधा नीचे आ जाए, ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों जहाँ पे वो लाइन को टच हो रहा है वहीं से आपने बेंड होके नीचे को आ जाना, ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए आप खुद देखें क्या बन रही है। ये है जी आपके पास, ये देखो ये है 99, एक बॉक्स 2 को शो कर रहा है, 2 और 2 4, तो 90 में अगर 4 ऐड करोगे 103 बनता है ना, एक्जैक्टली 103 बनता है ना। तो ये देख लो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आपका जो थर्ड क्वार्टाइल है वो 103 स्कोर पे बन रहा है। तो 103 जो है वो आपका थर्ड क्वार्टाइल है, ये भी आपका एक्जैक्टली बुक के साथ आंसर जो है वो मैच कर गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है बेटा आपके पास जो 6th डेसाइल है, 6th डेसाइल पे आ जाओ आप। 6th डेसाइल 10वां हिस्सा होता है ना, इसलिए पहले फर्स्ट डेसाइल निकालना हो तो n/10 करते हैं। अब क्योंकि 6वां डेसाइल है, ये 6th डेसाइल है, तो 6 टाइम n/10 करेंगे, ठीक है। तो 6 अच्छी तरह से रहा, ये 40 आ गया 10, तो 0 0 से गया 4 6 24। तो 24वें प्लेयर का जो स्कोर है ना बेटा, वो स्कोर आपका जो है वो D6 कहलाएगा, वो है 97। अब कैसे 97 मैं आपको बताता हूँ जरा, ठीक है। 24वें स्कोर प्लेयर पे आ जाओ जी, 24वें प्लेयर की तरह जी। ये आ गया आपका ये 25, ये 20 से ये 25 के दरमियान है ना, तो ये 21, ये 22, ये 23, ये 24वां प्लेयर यहाँ पे होता है। तो हम इसमें 24वें प्लेयर के ऊपर आ जाते हैं। ये 25 से एक स्टेप नीचे, ये रहा हमारा 24वां प्लेयर। तो ये मेरे बच्चों आप इस तरह से डाटी लाइन लगाओगे यहाँ तक, ठीक है। फिर जहाँ पे वो टच करेगी वहीं से आप नीचे आ जाओगे। अब ये देखो जरा, यहाँ से मैं ऐसे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर गलत तो ना हो जाए। अब ठीक है, अब ठीक है, ये बेटा मैं इस तरह नीचे आ रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये अब देख लें आप जरा, हाँ कहाँ गए थे यार, ये 24, ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब देखिए ये 99 है, उससे 2 कम करें, 99 से 2 कम करें तो 97 बनता है। तो आप ये देख लें कि क्या आपका 97 ही आ रहा है। और ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ट्राई किया है। अगर ग्राफ पेपर पर ट्राई नहीं करोगे, कॉपी पर ट्राई करोगे बेटा, फायदा नहीं, इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपने इसको ग्राफ पेपर पर ट्राई करना और बड़े प्रिसाइजली ग्राफ बनाते हुए बड़ी एहतियात करनी है आपने। अच्छा नहीं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो है वो हमारा नेक्स्ट है जी 80th परसेंटाइल। तो 80th परसेंटाइल को निकालने के लिए, परसेंटाइल जो है वो क्योंकि उसको 100 पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसी वैल्यूज होती हैं, तो n/100 करेंगे, इन टोटल तादाद को 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपके पास फर्स्ट परसेंटाइल आता है। क्योंकि ये 80th परसेंटाइल है तो n/100 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 80 टाइम n/100, n की वैल्यू 40 है, 0 0 से गया 8 चौके 32, तो 32वें प्लेयर का जो स्कोर है ना बेटा, वो स्कोर जो है वो दरअसल आपका जो है वो 80th परसेंटाइल कहलाएगा। तो वो 32वें प्लेयर का स्कोर कितना है बेटा, मैंने आपको बताया 105 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे पता लगा कि इसका स्कोर 105 है 32वें प्लेयर का, ठीक है। 32वें प्लेयर देखिए जरा, ये रहा जी हमारे पास 30, ये 31 और ये 32, ठीक है। ये 32वें प्लेयर का स्कोर हम यहाँ पे डालते हैं, ये ऊपर कर लेते हैं यार इसको ऐसे। अब ठीक है, ये यहाँ से इधर तक आ गया, जैसे इसको टच करेगा ग्राफ को वैसे ही बेटा आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। अब देखें जी यहाँ से, ये रहा हमारा वो पॉइंट, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ से, ओके। चलें जी, अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, कहीं गलती ना हो जाए हमसे। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा सा साइड व्यू से देखना पड़ता है ना बेटा, तो वो बात को चीज़ें नज़र सही तरह नहीं आ रही होती। पहले चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आया ये
तो ये 99 और 2 4 6 8, ये कहाँ पर था हमारा पॉइंट, ये रहा, इससे माइनस चले जाते हैं। 109 था ना, 2 कम किया 107 और 2 कम किया 105, लगभग 105 बनता है, चेक कर लेते हैं। हाँ 105 ही आ रहा है, ठीक है। तो 105 जो है ना वो हमारा एग्जैक्ट जो है वो ये नंबर भी मैच कर गया। और मेरे बच्चों वो इसलिए मैच कर गया क्योंकि हमने ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनाया। उसके बाद फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं वो तो आपको मैंने बताया, Q3 माइनस Q1 इसका फॉर्मूला होता है बेटा। तो आपको पता है जी Q1 की वैल्यू क्या थी, जो फर्स्ट क्वार्टाइल था वो ऑफकोर्स था कितना था जी, फर्स्ट क्वार्टाइल 85, ठीक है। और जो थर्ड क्वार्टाइल है वो 103 है। तो थर्ड क्वार्टाइल में से फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस करेंगे, 103 में से 85 गया तो 18, तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया।